हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पूजा टेक्निकल क्लासेस पर। फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा। आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल पूजा टेक्निकल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से टॉप क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे। इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन देखेंगे और वो क्वेश्चन देखेंगे जो सीबीटी में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये एनटीपीसी एंड ग्रुप डी एंड एसएससी, इन सारे एग्ज़ाम के लिए, ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे हम भारतीय राज्य व्यवस्था का से क्वेश्चन हम करवाएंगे। तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है ना। लोकप्रिय श्रेणी ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभिक एवं मुख्य 2016-17 का ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्या है क्वेश्चन है, भारत में कौन सा तिथि संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वो है 26 नवंबर। संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है किस दिन? 26 नवंबर को। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो संविधान सभा ने यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को, है ना। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होना चाहिए? तो तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई यानी कि लेंथ इंटू विड्थ की जो रेशियो होगा वो 3:2 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रगान के रचयिता वो है रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या है? तो भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब है राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा चुना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व की प्रजातंत्रवादी देशों में किस देश का संविधान सर्वाधिक लंबा और बहुत विस्तृत है? तो सबसे लंबा और विस्तृत किस देश का है? हमारा भारत का है। और सबसे छोटा संविधान, लिखित संविधान किस देश का है? तो अमेरिका का है, जिसमें कितने अनुच्छेद हैं? तो अमेरिका में 7 ही आर्टिकल्स है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है क्या, लोकप्रिय श्रेणी ऑनलाइन परीक्षा का ये क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? यहाँ पे आपको मिलेंगे 2001 to 2014 का क्वेश्चन, यहाँ पे सारे का मिला जुला क्वेश्चन यहाँ पे होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एक लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय परिषद एक्ट 1861। सेकेंड ऑप्शन है भारतीय परिषद एक्ट 1892। सेकेंड ऑप्शन है भारतीय परिषद एक्ट 1909 एंड लास्ट है भारतीय परिषद एक्ट 1919। तो कब हुआ? भारतीय परिषद एक्ट 1861 में हुआ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं, है ना। कहता है कि यह पहला अवसर था जब 1861 के अधिनियम में गैर सरकारी तत्वों को विधायी संस्थाओं में प्रतिनिधित्व देने का महत्वपूर्ण सिद्धांत स्वीकार किया गया। कहा जाता है कि इसके द्वारा आधुनिक प्रांतीय विधानमंडलों की नींव पड़ी। पहली बार देशवासियों को विधि निर्माण के कार्य में असंत भाग लेने का अवसर मिला। ठीक है। किस एक्ट में? तो भारतीय परिषद एक्ट 1861, भारतीय परिषद एक्ट 1861, है ना। इसे याद रखें, ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ? ऑप्शन फर्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। सेकेंड है द इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 एंड थर्ड है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 एंड फोर्थ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो कौन सा एक्ट है? एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784।
है ना, यही सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट हो जाए। एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन को, भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोग में सबसे अल्पकालिक पिट्स इंडिया एक्ट 1784 था, क्योंकि इसके शीघ्र बाद ही 1786 ईस्वी का संशोधन एक्ट तथा 1793 ईस्वी में चार्टर एक्ट आ गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, विभिन्न धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट लक्षण था? फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, सेकेंड ऑप्शन है भारतीय सरकार अधिनियम 1919, एंड थर्ड है भारत सरकार अधिनियम 1935, एंड फोर्थ ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन को जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। देखिए आरआरबी भोपाल टीसी परीक्षा 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वर्ष 1909 के भारत परिषद अधिनियम मॉर्ले मिंटो सुधार, ठीक है, द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों की प्रावधान किया गया था, जिसे वर्ष 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा सिखों पर भी विस्तारित कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया, वे थे कौन थे? कौन थे जो भारतीय संविधान के प्रारूप तैयार किए? फर्स्ट ऑप्शन गिवन ब्रिटिश संस्था द्वारा नामित, सेकेंड ऑप्शन गवर्नर जनरल द्वारा नामित, एंड थर्ड ऑप्शन विभिन्न प्रदेशों की विधान सभाओं से चयनित, एंड फोर्थ ऑप्शन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के चयनित। तो कौन थे? विभिन्न प्रदेशों की विधान सभाओं से चयनित जो मेंबर थे वही प्रारूप तैयार किए थे। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। एक्सप्लेनेशन को जान लेते हैं। क्या है? भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्य विभिन्न प्रदेशों के विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए गए थे। इसमें कुछ जान लेते हैं कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना। प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे, जिसमें अध्यक्ष एक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड 6 अन्य सदस्य थे, जिसमें जिनका नाम मैं बता दूं कि उनका क्या क्या नाम था। उनका नाम था एक तो अध्यक्ष थे और अन्य सदस्य का नाम था एन गोपाल स्वामी अयंगर, एंड दूसरे का नाम था अलादीन कृष्णा स्वामी अय्यर, एंड थर्ड का नाम था KM मुंशी, एंड नेक्स्ट का नाम था सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एंड नेक्स्ट का नाम था एन माधव राज, ठीक है, एंड नेक्स्ट नाम था DP खेतानी। यहाँ पे जान लीजिए DP खेतानी के मृत्यु के बाद TT कृष्णमाचारी को लाया गया था, नियुक्त किया गया था। ठीक ना, तो ये हो गए संविधान। प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई थी? 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सेकंड KM मुंशी, एंड ऑप्शन थर्ड महात्मा गांधी, एंड ऑप्शन लास्ट अब्दुल कलाम आज़ाद। तो वो कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी थे कि जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? तो फर्स्ट ऑप्शन श्री सच्चिदानंद, सेकेंड ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड थर्ड ऑप्शन डॉक्टर BR अम्बेडकर, एंड फोर्थ ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हम जान लें कि संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था, कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था प्रथम बैठक, जिसमें कि श्री सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था, क्योंकि वो उम्र दराज के व्यक्ति थे, तो उन मेंबर में तो उनको ही अध्यक्ष बना दिया गया था टेम्प्रोरी के लिए। ठीक है, एंड जब दूसरी बैठक हुई संविधान सभा के, दूसरी बैठक कब हुई?
11 दिसंबर 1946 को। तो 11 दिसंबर 1946 की जब दूसरी बैठक हुई तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। एक और एक्सप्लेन कर लूँ, मैं बताऊं कि जो संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता यहाँ पे देख लें 9 दिसंबर कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक में डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी सभापति बनाया गया था। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने ही संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति जिसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। फर्स्ट है JB कृपलानी, सेकंड है राजेंद्र प्रसाद, एंड थर्ड है जवाहरलाल नेहरू, एंड फोर्थ है BR अम्बेडकर, एंड फिफ्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन थे वो, BR अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको बोलते हैं प्रारूप समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष को मिलाकर कितने सदस्य शामिल थे। तो अध्यक्ष को मिलाकर कितने सदस्य थे, अभी हमने एक्सप्लेन किया है। तो 7 सदस्य थे, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे जो अध्यक्ष थे। यहाँ पे संविधान के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का स्थापना ही हुआ था 29 अगस्त 1947 को। एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर BR अम्बेडकर को चुना गया। इस समिति में अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे, जो कि अभी हमने 7 का यहाँ पे जिक्र किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार था। तो जो संविधान के संवैधानिक सलाहकार जो थे वो थे BN राव। ठीक है। BN राव वो महान व्यक्ति थे जो कि संविधान सभा का वो मेंबर नहीं थे, लेकिन वो संविधान सभा के लिए बेसिक स्ट्रक्चर उन्होंने तैयार किए थे। और जो संविधान सभा का मेंबर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाने का सबसे अहम हाथ रहा है BN राव का। ठीक है। ये बहुत ही महान व्यक्ति थे। ये जो थे कि संविधान सभा के मेंबर नहीं थे, ये संविधान सभा को संवैधानिक सलाहकार थे और उस संविधान सभा के लिए काम कर रहे थे निःशुल्क, फ्री में ये काम कर रहे थे, कुछ पैसे वैसे नहीं ले रहे थे। इसलिए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा BN राव। ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। क्या है, संविधान निर्मात्री सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। इन्होंने 17 मार्च 1947 को प्रांतीय विधानमंडलों एवं केंद्रीय विधानमंडलों के सदस्यों को प्रस्तावित संविधान की मुख्य विशेषताओं के संबंध में उनके विचारों को जानने के लिए एक प्रश्नावली भेजी। प्रश्नावली में शामिल प्रश्नों के उत्तरों के आधार पर परामर्श समिति ने एक रिपोर्ट तैयार की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को क्या था, तो संविधान सभा का दूसरी बैठक था। संविधान सभा का पहली बैठक में जान ले कि कितने मेंबर आए थे। तो संविधान सभा के बैठक में आए थे 207 मेंबर आए थे, जिसमें कि उसमें जो थे 9 महिलाएं भी आई थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो पहले जो था पहला बैठक में 9 दिसंबर 1946 को, तो उसमें अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुन लिया गया था, वो थे श्री सचिदानंद सिन्हा। लेकिन सेकंड बैठक में संविधान सभा के परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वाचन सभा जिसको बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, कंस्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन कौन थे। तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन कौन थे। नेक्स्ट है
भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये भी क्वेश्चन सेम ही है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या है। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। बाद में सभा के सदस्यों द्वारा 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचन करके यानी इलेक्शन करवा करके उनको अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितना 17 समितियों का गठन किया गया था। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती है। जो प्रजातंत्र है तो कह रहा है कि उसको कैसे नष्ट की जा सकती है। ऑप्शन फर्स्ट है साम्यवाद द्वारा, सेकेंड ऑप्शन है आतंकवाद एवं विद्रोह द्वारा, एंड थर्ड ऑप्शन है भाषाओं में विविधता द्वारा, एंड फोर्थ ऑप्शन है भारतीय जीवन में बदलाव। तो क्या होगा, साम्यवाद करके हम प्रजातंत्र को नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, आतंकवाद तथा विद्रोह द्वारा प्रजातंत्र को अस्थिर या कमजोर किया जा सकता है, लेकिन उसकी जड़ों को समाप्त नहीं किया जा सकता है ना। जबकि साम्यवाद है प्रजातंत्र के विपरीत एक शासन प्रणाली है। क्या है साम्यवाद? क्या है? प्रजातंत्र के अपोजिट एक शासन प्रणाली है जो प्रजातंत्र के मूल सिद्धांतों को ही बदल देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान है। ऑप्शन फर्स्ट है बहुत ही कठोर, ऑप्शन सेकेंड है कठोर। आगे देख लेते हैं, आगे में क्या है लचीला, एंड नेक्स्ट है अंततः कठोर और अंततः लचीला, अनुपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंततः कठोर और अंततः लचीला, डी इज द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष है क्योंकि यहाँ किसी भी धर्म के लोग जो है यहाँ निवास कर सकते हैं। भारत है जो किसी भी धर्म का नहीं है, यहाँ पे सभी धर्म लोग बराबर हैं, सभी धर्म के लोगों को बराबर यहाँ पे अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है भारत एक धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर देश है। इसका तात्पर्य है कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, राज्य धर्म के संदर्भ में पूर्णतः तटस्थ है तथा राज्य प्रत्येक धर्म का समान आदर करता है। प्रत्येक धर्म के, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सबका आदर समान रूप से करती है हमारे भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गणतंत्र होता है। गणतंत्र क्या होता है? तो जो गणतंत्र होता है ना, गणतंत्र से तात्पर्य एक ऐसी राष्ट्र से होती है जिसके प्रमुख का पद वंशानुगत न होकर निर्वाचन पर आधारित होता है। यथा भारत के प्रमुख राष्ट्रपति का पद निर्वाचन पर आधारित है, जबकि ब्रिटेन में यह पद वंशानुगत है। जैसे कि यहाँ पे है कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ये नहीं कि अगर हमारे पिता अगर राष्ट्रपति हैं तो हम भी राष्ट्रपति हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, ऐसा होता है हमारा ब्रिटेन में। ठीक है, भारत में ऐसा नहीं होता है। तो गणतंत्र का मतलब यहाँ पे समझ गए कि यहाँ गणतंत्र का सरकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन के प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? इसका कहने का मतलब है कि संविधान सभा का टोटल सीट कितना था, टोटल मेंबर कितने थे? तो 389। ठीक है, टोटल मेंबर 389 थे। कैबिनेट मिशन की सिफारिश के अनुसार जुलाई 1946 में भारतीय संविधान सभा के निर्वाचन के लिए चुनाव हुए, जिसमें 10 लाख की जनसंख्या। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ तब उस समय के भारत की जो जनसंख्या थी लगभग 4,000 करोड़, सॉरी कितना थे, हाँ, तो उस समय जो था कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट बन रहा था। ठीक है, तो
तो इसलिए उसी के अनुसार कितने सीट 400 के कुछ आसपास बन गया, 400 के आसपास से, तो 389 हुआ। प्रतिनिधियों को करना था इस चुनाव में कुल 389 सदस्य विधानसभा के सदस्यता हेतु निर्वाचित हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन है बेबेल योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था। बेबेल योजना की असफलता का मुख्य कारण था वो था कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहमति न हो पाना। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं कि 25 जून से 14 जुलाई तक 1945 के मध्य भारत के तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड वेवेल द्वारा शिमला में बुलाए गए सम्मेलन में वायसराय काउंसिल के भारतीय सदस्यों को नियुक्ति करने के प्रस्ताव रखा गया। कार्यकारिणी के मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति के मुद्दे पर मतभेद के कारण बेबेल योजना असफल रही और बेबेल ने 14 जुलाई 1945 को सम्मेलन की विफलता की घोषणा कर दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रख्यास्थापित किया गया क्यों। क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है वह एक शुभ दिन था। सेकेंड ऑप्शन है संविधान को रूप देने वाली की यह इच्छा थी। अंग्रेज इस तारीख से पहले भारत छोड़ने की तैयारी नहीं थे। फोर्थ है इस दिन को 1929 से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा, यही ऑप्शन डी इज द करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख लें, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था क्योंकि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, 31 दिसंबर 1929 को में लिए गए निर्णय के अनुसार 26 जनवरी 1930 से 26 जनवरी के दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंततः इस दिन की महत्ता को रेखांकित करने के लिए ही संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया तथा इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 संविधान के निर्माण में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था। तो कौन सा दल शामिल नहीं था, ऑप्शन है दिए हुए। ऑप्शन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सेकेंड ऑप्शन है मुस्लिम लीग एंड थर्ड ऑप्शन है साम्यवादी दल एंड फोर्थ ऑप्शन है हिंदू महासभा। ठीक है, यहाँ पे हम देख ले तो क्या हो जाएगा, हिंदू महासभा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन को जान लेते हैं, क्या है यहाँ पे पढ़ते हैं। साम्यवादी दल भारतीय स्वतंत्रता को वास्तविक स्वतंत्रता नहीं मानते थे, वे इसे कांग्रेस को सत्ता का हस्तांतरण मानते थे, परंतु वे संविधान के निर्माण में शामिल थे। कम्युनिस्ट पार्टी के 1 सदस्य, मुस्लिम लीग के 73 सदस्य, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 208 सदस्य संविधान सभा में शामिल थे, परंतु हिंदू महासभा का कोई सदस्य संविधान सभा में शामिल नहीं था। देखिए, संविधान सभा के प्रथम बैठक में 208 लोग आए थे, उसमें 73 मुस्लिम लीग जो थे नहीं आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दल भारतीय संविधान सभा से संबंध नहीं था। ऑप्शन फर्स्ट है अनुसूचित जाति संघ, सेकेंड ऑप्शन है हिंदू महासभा, आगे देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कम्युनिस्ट पार्टी एंड फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को जान लेते हैं। उपयुक्त प्रश्न में हिंदू महासभा भारतीय संविधान सभा से संबंध नहीं थी, जबकि शेष अनुसूचित जाति संघ व कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश का संवैधानिक नाम है, क्या है, भारत अर्थात इंडिया एंड हिंदुस्तान एंड आर्यव्रत। तो क्या नाम है, भारत अर्थात इंडिया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देख ले कि संविधान के अनुच्छेद 1 में इस संघ का नाम है भारत अर्थात इंडिया लिखा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन को जान लेते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है।
तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की बात कह रही है, तो उस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना जो है, जिसको प्रीलिम्बल बोलते हैं, उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है बिरूबारी मुकदमा, सेकेंड ऑप्शन है गोलकनाथ मुकदमा, थर्ड ऑप्शन है केशवानंद भारतीय मुकदमा एंड उपयुक्त किसी में नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बिरूबारी मुकदमा था, उसमें ये रखा कि प्रस्तावना है जो संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने बिरूबारी मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना है जो संविधान का भाग नहीं है, यानी पार्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृति किया गया था। ठीक है, 1947, 1949, 1950, 1951। तो 1950 को, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। पूरा जान लेते हैं कि कब हुआ। तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय जनगण मन को स्वीकार किया गया। ठीक है, राष्ट्रगान को कितने समय में गाया जाता है और भारत राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था, तो यहाँ पे देख लेते हैं। क्या है, जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति किया गया। इसका गायक सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। राष्ट्रगान के गायन की अवधि 52 सेकेंड है, लेकिन संक्षिप्त रूप से इसे 20 सेकेंड में गाया जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था। ऑप्शन फर्स्ट है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सेकंड है लॉर्ड बेबल एंड ऑप्शन सी है लॉर्ड माउंटेबेन एंड ऑप्शन लास्ट है लॉर्ड इवर्न। तो यहाँ पे देख ले कौन थे, लॉर्ड माउंटेबेन, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। भारत के अंतिम अंग्रेज कौन थे, वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। इनका कार्यकाल 25 मार्च 1947 से 15 अगस्त 1947 तक था। इनके अतिरिक्त भारत के गवर्नर जनरल के रूप में इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 के मध्य रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन हुआ था 1969। ठीक है, 1969 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ इसके क्या है, कथन फोर्स दिए हैं। हाँ, पूना समझौते ने सांप्रदायिक अवार्ड का परियोजना विफल कर दिया एंड इसका कारण दिया हुआ है। इसके अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए संसद एवं राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण के मार्ग के प्रस्तुत किया। तो यहाँ पे दिए हुए एक्सप्लेनेशन को जान लेते हैं ना। एक्सप्लेनेशन में क्या है, महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच सितंबर 1932 में हुए पूना समझौता, याद रखेंगे यहाँ से कि पूना समझौता कब हुआ, 1932 में, के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति यानी SC/ST की बात कर रही है के लोगों के लिए संसद एवं राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण के मार्ग को प्रशस्त किया गया तथा इसमें मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड अगस्त 1932 का परियोजन विकल्प हो गया, जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए हिंदू धर्म से पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया था। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पूना समझौते में दलित वर्ग यानी कि डिप्रेस्ड क्लास शब्द का प्रयोग किया था, जिसे वर्ष 1935 के भारत शासन अधिनियम में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन था ना। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के ऊपर है। भारत सरकार का अधिनियम 1936, सेकेंड ऑप्शन जर्मनी का वेइमर संविधान एंड थर्ड है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान एंड लास्ट में क्या है, कनाडा का संविधान। तो जो ऑप्शन बी है यानी कि जर्मनी का वेइमर संविधान वही होगा आंसर। ठीक है, भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध जर्मनी के
वेइमर संविधान से प्रभावित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुपातिक प्रतिनिधित्व ऐसे देश के लिए आवश्यक नहीं है जहां, ऑप्शन फर्स्ट है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, सेकेंड ऑप्शन है दो पार्टी सिद्धांत विकसित है, थर्ड ऑप्शन है राष्ट्रपतिक प्रणाली संसदीय प्रणाली का संयोजन है, इनमें से कोई नहीं। तो यही होगा सही उत्तर। ठीक है। इसमें जान लेते हैं प्रथम दो स्थितियों अर्थात जहां आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र नहीं है और जहां दो पार्टी सिद्धांत विकसित है वहां अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि सभी सीटों पर बहुसंख्यक वर्ग या क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हो सकता है। अनुपातिक प्रतिनिधि की जरूरत ऐसी देशों में सर्वाधिक होती है जो पूरे देश को चुनाव हेतु एक संसदीय क्षेत्र मानते हैं, जैसे इस्राइल। राष्ट्रपतीय व संसदीय प्रणाली का संयोजन भी इस बात की गारंटी नहीं है कि सभी क्षेत्रों वर्गों को प्राप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा, अतः सही उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा एकात्मक लक्षण है? राष्ट्रपति किसी भी राज्य का शासन अपने अधिकार में ले सकता है यदि संवैधानिक मशीनरी ठप पड़ गई हो, या थर्ड ऑप्शन है सेकेंड ऑप्शन है एकल संगठित न्यायपालिका, थर्ड ऑप्शन है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा एंड ये सभी। तो ये सभी होगा। ठीक है। एक्सप्लेनेशन को जान लेते हैं। क्या है? भारत में समूचे गणराज्य के लिए एकीकृत न्याय प्रणाली है जो संविधान के एकात्मक लक्षण को दर्शाती है। वह राष्ट्रीय आपातकाल को डॉक्टर अंबेडकर ने एकात्मक शासन के लक्षण के रूप में उल्लेखित किया है, अतः उपयुक्त प्रश्न विकल्प डी सही है। ठीक है। ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? तो वो थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। यानी उद्देशिका को कब, उद्देशिका के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के तीसरी बैठक में ही बता दी थी, लेकिन उस दिन वो लागू नहीं हुआ था। प्रस्तावना लागू हुआ यानी उद्देशिका कब पारित हुआ? तो वो हुआ 22 जून को ही हुआ था ना, 22 जनवरी को हुआ था। 22 जनवरी 1947 को 1947 को प्रस्तावना का स्वीकृति मिल गई थी, जो किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। संविधान सभा का विधित उद्घाटना सोमवार 9 दिसंबर 1940 प्रथम बैठक को प्राप्त 11 बजे हुआ था। 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जो कि ये है तीसरी बैठक संविधान सभा के। उद्देश्य प्रस्ताव के प्रारूप में भारत के भावी प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। इस प्रस्ताव ने संविधान सभा को संविधान के मार्गदर्शक सिद्धांत एवं दर्शक दिए। अंततः 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में इस प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करवाएंगे, ये वीडियो लंबा हो जा रही है। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें। ठीक है।